नमस्कार साथियों, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ा बिजी था शेड्यूल, इसलिए मैं कुछ दिन तक लेक्चर नहीं दे पाया। पर ये हम शुरू करने वाले हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था, वहीं से हम शुरू करेंगे नाउन को। दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं नाउन, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है, जो क्लासेस हमने ली हैं, आप डायरेक्ट इसको पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसको पढ़ने से पहले आपको पहले वाली क्लास भी देखनी पड़ेगी नाउन्स की। जो लेक्चर मैंने 1-2 लेक्चर्स उसमें लिए हैं, उसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक खोलनी है, लिंक दबाना है, आपका खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो हम देखने वाले हैं नाउन्स में। ये पॉइंट्स परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे। नाउन और नाउन, जैसे दो नाउन आ जाएं, अगर लगातार 2 नाउन आ रहे हैं और नाउन जब 2 लगातार आते हैं, जैसे नाउन और नाउन जब 2 लगातार आते हैं तो उसके बीच में एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त जैसे ये एक नाउन है डे और ये एक नाउन है डे, इसके बीच में एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे बाय डे, जैसे हम बोलते हैं डे बाय डे, वन आफ्टर वन। जब हम इस तरीके की वाक्य का प्रयोग करते हैं, इस तरीके सेंटेंस प्रयोग करते हैं, उस समय हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन को ही लेते हैं। जैसे नाउन और बीच में अगर प्रीपोजिशन है तो इधर भी सिंगुलर नाउन होगा और इधर भी सिंगुलर नाउन होगा। ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। डे बाय डे, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सही। पर डेज बाय डेज अगर सेंटेंस में आ रहा है, जैसे डेज बाय डेज, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया नाउन का। और ऐसे में प्लूरल फॉर्म कभी नहीं लिया जाता जब नाउन आफ्टर नाउन आ रहा हो, सेम टू सेम नाउन आ रहा है, वो बीच में प्रपोजिशन आ रहा हो, उस वक्त हम अनकाउंटेबल नाउन को ही, सिंगुलर नाउन को ही लेंगे। जैसे ये सही है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा दोस्त। वुमेन आफ्टर वुमेन, दोनों सेम टू सेम नाउन है, बीच में प्रोपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वुमेन आफ्टर वुमेन, यानी एक स्त्री के बाद दूसरी स्त्री, स्त्री के बाद स्त्री, तो वुमेन आफ्टर वुमेन हो जाएगा। वीमेन आफ्टर वीमेन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं। अब जैसे कुछ पैसों की लेन देन की बात करते हैं, पैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं, सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, पैसा तो पैसा ही। अब जैसे हम देखेंगे 10 रुपीज़, अगर हम बोलते हैं कि 10 रुपये, तो हम ये तो नहीं बोलते 10 रुपया, 10 रुपया बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, हम बोलते हैं 10 रुपये, यानी प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन हो जाता है। उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे 10 रुपीज़ का। तो रुपीज़ प्लूरल फॉर्म हो गया, यहाँ पर रुपये का प्लूरल फॉर्म हो रहा है, जैसे रुपया, तो रुपया सिंगुलर होता है, रुपये ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, बहुवचन होता है। तो उस समय हम 10 रुपीज़ यानी 10 रुपये, उस वक्त हम रुपीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर हम नोट के बारे में बात करें, जैसे नोट, 10 रुपये का नोट, तो एक 10 रुपये का नोट होगा, या 2 10 रुपये के नोट, या 3 10 रुपये के नोट। जब हम बात करते हैं एक 10 रुपये के नोट की, जैसे 10 रुपी नोट, तो उस वक्त रुपी के आगे रुपीज़ नहीं आएगा, इसके सामने प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ये एक नोट के बारे में बात हो रही है। जैसे ए 10 रुपी नोट, तब यहाँ पे सिर्फ रुपी आएगा, एस का प्रयोग नहीं होगा। अब अगर इसी का हम देखते हैं, इसी को अगर हम प्लूरल बनाने की कोशिश करें कि 2 10 रुपी नोट के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 10 रुपी नोट, तो हम तब भी ऐसा नहीं करेंगे कि रुपी को प्लूरल बना दें। तब हम नोट 2 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 2 नोट हो रहे हैं, 2 नोट प्लूरल बन रहे हैं, तो नोट के आगे एस लगाएंगे, तब ये फॉर्म सही हो जाएगा। तब हम बोलेंगे 2 10 रुपी नोट्स। अगर हम बोल रहे हैं ए 10 रुपी नोट, तब हम ए लिखेंगे यहाँ पे, और ए 10 रुपी नोट, एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तब ये बिल्कुल सही होगा। जैसे 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपये के नोट कभी नहीं होते, 10 रुपये का एक नोट होता है, इसलिए अगर ये लिखा है 10 रुपीज़ नोट, तो ये बिल्कुल रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। 100 रुपी नोट, इसका मतलब क्या है, जैसे 100 रुपये का अगर नोट है तो एक ही नोट है, उस समय हम लिखेंगे 100 रुपी नोट, ये एकदम सही है। 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपये का एक नोट, ऐसा नहीं होगा, 100 रुपये का एक नोट होता है। तो नोट के हिसाब से हम यहाँ पे सिंगुलर लगाते हैं। यहाँ पे अगर नोट्स आ गया तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, फिर या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि अगर 1 हो गया तो 1 का मतलब तो ए होता है। अगर ए लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 के लिए हमेशा नोट का इस्तेमाल करेंगे, नोट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 200 रुपीज़ नोट्स, ये एकदम सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं 100 रुपीज़ नोट, तो ये बिल्कुल रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि रुपीज़ के आगे क्या लगा हुआ है, हमें नोट के हिसाब से चलना है, ना कि रुपीज़ के हिसाब। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ अ 10 रुपी नोट, उसके पास एक 10 रुपये का नोट है, तो ए 10 रुपी नोट, ये एकदम सही वाक्य हो गया दोस्तों। शी हैव 2 10 रुपी नोट्स, 2 10 रुपये के नोट हैं उसके पास, तो नोटों की गिनती 2 हो रही है, तो 2
₹10 नोट्स, इसलिए नोट के आगे प्लूरल फॉर्म लगेगा, ना कि रुपीस के आगे। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया कैसे जाएगा, आपको लिख दिया जाएगा शी हैव टू ₹10 नोट, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शी हैव टू ₹10 नहीं, ₹10 नोट्स होगा, तब जाके ये सही बनेगा। क्लियर है ये वाली बात दोस्तों। यहाँ पर शी हैज़ ₹1 कॉइन, उसके पास ₹1 का एक सिक्का है, तब हम बात करेंगे शी हैज़ अ ₹1 कॉइन। अब यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि ओ तो वॉवल है इसलिए हमने एन लगाएंगे, ओ से मतलब नहीं होता। साउंड का वॉवल या कॉन्सोनेंट होने पर डिपेंड करता है कि साउंड कौन सी आ रही है। अब इसको हम वन पढ़ते हैं, वन, तो वन क्या आ रहा है, व क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, ए ₹1 कॉइन। आगे हम देखेंगे दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे सीरीज, स्पीशीज, शीप, फिश और फिशेस। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे इनका सिंगुलर फॉर्म लेंगे तो भी वही है, प्लूरल फॉर्म लेंगे तो भी वही है। जैसे सबसे पहले जैसे सीरीज, स्पीशीज, शीप, फिश और फिशेस, इसको छोड़ देते हैं, इसको थोड़ी देर बाद समझते हैं। आगे आप इनको समझते हैं, सीरीज, स्पीशीज, शीप और फिश। शीप तक समझते हैं। जैसे शीप है, शीप क्या होती है, एक भेड़ होती है। अगर हम एक भेड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक शीप जा रही है, वो चल रही है एक शीप, तब भी हम बोलेंगे ए शीप। अगर बहुत सारी शीप हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम बोल दें ए शीप एकदम सही है, एक शीप है तो ए शीप हो जाएगा। 2 शीप है, मान के चलो 2 भेड़ जा रही हैं, तो उनके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसका प्लूरल फॉर्म लिख देंगे 2 शीप्स। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। हमें शीप का प्लूरल भी शीप ही है, सिंगुलर भी शीप ही है। अगर एक शीप है तब ए शीप बोलेंगे, अगर 2 शीप है तब 2 शीप बोलेंगे दोस्तों, 2 शीप। शीप में एस कभी नहीं आता, ये वाली बात हमको याद में रखनी है। 2 शीप ये सही है, ए शीप ये सही है। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिख दिया 2 शीप्स, एस लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों स्पीशीज का भी यही फंडा है, सेम टू सेम। स्पीशीज, 2 स्पीशीज, सेम टू सेम वही वर्ड का इस्तेमाल करना है दोनों टाइम। सीरीज के लिए भी इसी तरीके से हम आपको इस्तेमाल करना है, सिंगुलर के लिए भी सीरीज, प्लूरल के लिए भी सीरीज। ऐसा नहीं करेंगे सीरीज कर दिया, ऐसा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं फिश और फिशेस की। देखिए दोस्तों, जब हम एक फिश के बारे में बात कर रहे हैं तो भी वो फिश है, और बहुत सारी फिशेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको फिशेस नहीं बोलेंगे, उसको फिश ही बोलेंगे। जैसे ही हैज़ 1 फिश तो भी फिश, ही हैज़ 5 फिश तब भी 5 फिश के बारे में बात आएगी। परंतु फिशेस भी सही माना जाता है। कब माना जाता है, जैसे सम फिश यानी कुछ मछली उसके पास है, तब भी हम फिश का इस्तेमाल फिश का ही करेंगे। कुछ मछलियाँ, यहाँ पे भी मछलियाँ का प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे फिश, सम फिश, और फिशेस भी प्लूरल फॉर्म है। बस अंतर क्या है, जब हम फिशेस लिख रहे हैं इसका मतलब होता है वेराइटीज ऑफ फिश। क्या होता है, वेराइटीज, मतलब अलग अलग प्रकार की फिश होंगी। जैसे ये रोहू है, ये कतला है, ये कुछ और है, तो अलग अलग वैरायटी जब फिशेस की होंगी तब हम समझेंगे कि वो फिशेस, तब उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। पर एक ही प्रकार की मछली, बहुत सारी मछली है, एक कट्टा भर के अपने पास मछली है तो एक मछली है तब भी फिश, बहुत सारी कट्टा भर के मछली आई है तब भी फिश, तब भी प्लूरल फॉर्म उसका चेंज नहीं होगा। पर जब हम वेराइटीज ऑफ फिशेस की बात करेंगे तब उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे जैसे डजन, मिलियन और 100,000 जो भी है आगे एक्सेट्रा। जैसे हम समझेंगे डजन, मिलियन, 100,000 इस तरीके के वर्ड्स के लिए हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, कब हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, कब हम सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे। जैसे शी हैव 5 डजन एप्पल्स, उसके पास कितने, 5 दर्जन क्या है, एप्पल हैं। जब उसके पास 5 दर्जन एप्पल है तब हम बोलेंगे 5 डजन एप्पल्स। ऐसा नहीं बोलेंगे दोस्तों कि डजन्स, 5 डजन्स एप्पल हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे शी है 5 डजन्स एप्पल तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, पर कभी कभार प्लूरल में भी किया जाता है। कब किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। शी है 5 डजन एप्पल्स, तो डजन का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही करना है, डजन्स नहीं लिखेंगे। मिलियन, अगर मिलियन बोल रहे हैं जैसे 5 मिलियन, तो यहाँ पे मिलियन ही लिखेंगे, मिलियन का ही इस्तेमाल करेंगे। 100 है तो 100 का ही इस्तेमाल करेंगे, हंड्रेड्स नहीं करेंगे, मिलियंस नहीं करेंगे। अब कब मिलियंस और कब डजन का इस्तेमाल होता है, कब उसका यूज़ हम करते हैं, इसको देखते हैं। शी है 5 डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स। जब हम डजन वर्ड के बाद ऑफ लगाते हैं और एक्स लगाते हैं, यानी डजन्स के बाद ऑफ लगाते हैं, अगर डजन्स के बाद, जैसे डजन वर्ड के बाद हम जब ऑफ लगाएंगे तो उससे पहले 5 आ रहा है तो 5 है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डजन्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, 5 है, तब हम लगाएंगे यहाँ पे प्लूरल
फॉर्म। अगर जैसे ऑफ का प्रयोग नहीं करते तब हम सिर्फ डजन ही लिखते, इसके आगे हम एस नहीं लगाते। दूसरी चीज़, शी हैव डजन्स ऑफ एग्स। अब इसको समझेंगे थोड़ा, इसमें ना 5 है ना कुछ है, पर यहाँ पे इस शब्द का हिंदी मतलब समझिए आप। शी हैव डजन्स ऑफ एग, इसका मतलब उसके पास दर्जनों अंडे हैं। अब आप समझिए दर्जनों का मतलब क्या है, दर्जनों अंडे हैं मतलब उनकी क्या है, गिनती नहीं है, वो अनगिनत है, उनकी कोई निश्चितता नहीं है। आप समझिए वो एक अनकाउंटेबल रूप में आ गए दर्जनों। तब हम अनकाउंटेबल रूप में डजन का प्रयोग करेंगे, तब हम उसको डजन्स लिख देते हैं। अब जैसे शी हैज़ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, जैसे उसके पास कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे मिलियंस का मतलब निकल रहा है बहुत सारे, करोड़्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। उस समय हम एस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट एस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, तभी हम उसको डजन एस का प्रयोग उसमें करते हैं। अगर हम बिना ऑफ के प्रयोग करेंगे डजन का, तो उसमें हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, डजन के लिए भी, मिलियन के लिए भी, 100 के लिए भी। क्लियर है दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे ये जो लिस्ट मैंने आपको बना के दी है यहाँ बोर्ड पे, ये जो लिस्ट है ये पूरे अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको कोई पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो इसको छाप लीजिए, बढ़िया एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बढ़िया आप छाप लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये ज़रूरी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं दोस्तों, जो ज़रूरी है आपको याद करना, पता होना चाहिए कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन हैं जो ज़रूरी हैं। ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं कि इनका जो प्रयोग है, इनका जो इस्तेमाल है, बिना ए और एन के किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे अपन आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे मैजिक, एडवाइस, मशीनरी, सोप, अपैरेटस, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, इमेजरी, पोएट्री, वर्क, पेपर, कार्डबोर्ड, एजुकेशन, फूड, नॉनसेंस, वेदर, प्रोग्रेस। ये नाउन्स इंपॉर्टेंट है, इसी में से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। हम समझेंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसी के, जैसे कि एडवाइस। अब एक एग्जाम्पल है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, उसने मुझे बहुत सलाह दी। अब हमने देखा, हमको पता है कि एडवाइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे एस का प्रयोग होगा ही नहीं। जब अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते और ए या एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, अब एडवाइसेस एस का प्रयोग तो होगा ही नहीं ना दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं सही करने के लिए, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस, यानी एडवाइसेस के काफ़ी सारे पीसेस उसने मुझको दिए। ये सही फॉर्म होता है दोस्तों लिखने का, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पीसेस ऑफ एडवाइसेस का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे मैनी एडवाइसेस डायरेक्ट लिख दिया गया है। एस का प्रयोग डायरेक्टली एडवाइस में नहीं करेंगे, पर हम बोलते हैं जब पीसेस ऑफ एडवाइसेस, तो ये सही फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ये राइट होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, ही गेव मी अ पेपर। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए ये लिखा हुआ है पेपर। पेपर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें एक पेपर चाहिए, 2 पेपर चाहिए, आम बोलचाल की भाषा में तो हम समझते हैं कि पेपर काउंटेबल नाउन हो सकता है, पर एक्चुअल में पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है। पेपर के पीसेस काउंटेबल हो जाते हैं। बात समझ में आई। ही गेव मी अ पेपर, ये गलत है क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग पेपर के आगे किए ही नहीं जाएगा। ही गेव मी अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा उसने मुझे दिया, तो ये बिल्कुल सही फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। आपको जब पीस का इस्तेमाल करेंगे तो ए पीस ऑफ पेपर, यानी पेपर का एक टुकड़ा हमको दिया, तब ये क्या होगा, एकदम सही होगा। पर ही गेव मी अ पेपर, एक पेपर उसने मुझे दिया, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे क्यों, नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल में हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है इन्फॉर्मेशन का, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, इसलिए इसके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हम इनको क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। पर एक्चुअल में होता क्या है, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे डायरेक्ट हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बोलेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसने एक इन्फॉर्मेशन का हमें एक पीस दिया, तब जाके हम उसको राइट मानेंगे और इस चीज़ को क्या मान जाएंगे, रॉन्ग मान जाएंगे। डायरेक्टली हम बोलेंगे एन इन्फॉर्मेशन, गलत हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, देन दिस विल बी अ राइट सेंटेंस। अब हम देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब 2 वर्ड्स हैं, एक है सीन, एक है सीनरी। इसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सीन एक वर्ड है जो बिल्कुल कैसा है, काउंटेबल नाउन है।
सीन एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल नाउन है और सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप जब सीन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके आगे आप आर्टिकल का ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, और सीनरी के आगे आप ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। पर जब हमें इसके आगे भी ए या एन का प्रयोग करना होगा तब हम इसको क्या बना देंगे? पीस ऑफ सीनरी बना देंगे, तब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीन, ये एक बहुत सुंदर दृश्य है। सीन का मतलब क्या हुआ? दृश्य हुआ। तो यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि अ ब्यूटीफुल सीन यहाँ पे आया हुआ है। सीन काउंटेबल है, इसलिए सीन के आगे ए का प्रयोग हुआ है। ये एक एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव हम बाद में समझ लेंगे, पर इसको इससे लिंक करके समझेंगे। उसके बाद देयर आर टू ब्यूटीफुल सीन्स, यानी वहाँ पे दो खूबसूरत दृश्य हैं। तब भी हमने सीन्स के आगे प्लूरल फॉर्म लगा दिया सीन का, क्योंकि सीन क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसके आगे एस का प्रयोग करके हमने इसका प्लूरल फॉर्म बना दिया, और यहाँ पर लिखा है टू, तो दो है तो प्लूरल है, तो यहाँ पर सीन के आगे एस लगा दिया, प्लूरल फॉर्म बन गया, एकदम करेक्ट है। ये सेंटेंस हमारी बिल्कुल क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अब हम समझेंगे सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या हुआ? देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, वहाँ पे एक खूबसूरत सीनरी है। अब हमने देखा सीनरी क्या है? सीनरी अनकाउंटेबल है, इसके आगे ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ए ब्यूटीफुल सीनरी लिखा है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर हम सीनरी के आगे सीनरीज का प्रयोग कर रहे हैं तब भी वो गलत हो जाएगा। आप इसका प्लूरल फॉर्म सीनरीज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई ऐसा आगे प्लूरल फॉर्म बनेगा ही ना। अब देयर इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी, पर सीनरी के आगे ए वर्ड लगाना है। सीनरी का एक टुकड़ा, यानी एक सीनरी है, उसका एक टुकड़ा जो है वो क्या होगा? एक सिंगुलर होगा, एक टुकड़ा सिंगुलर होगा, उस वक्त हम ए का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे देयर इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी, देयर इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी, तब हम ए का प्रयोग करेंगे, तब ये बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में अंतर समझ में आ गया होगा। कब हमें सीनरी का प्रयोग करना है और अब पीस ऑफ सीनरी का प्रयोग करना है, तब हम ए का प्रयोग इजीली कर सकते हैं, पर डायरेक्ट हम सीनरी लिखेंगे तब हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार सीन अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है सीन्स लिख के, और ये काउंटेबल है, सॉरी ये काउंटेबल है, इसलिए हम इसके आगे ए लगा सकते हैं। क्लियर है ये दोस्तों? आपको मुझे लगता है एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ वर्ड्स, जैसे अनदर और अदर। ये दो वर्ड्स हैं, एक है अनदर वर्ड और एक है अदर वर्ड। अब स्टूडेंट्स ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अदर का मतलब क्या होता है? दूसरा, जैसे कोई दूसरी चीज़ या दूसरा व्यक्ति। अनदर का मतलब भी सेम होता है, पर इनका प्रयोग अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे अनदर का प्रयोग जब हम तब करेंगे तब इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर। एग्जाम्पल, ही हैज़ अनदर पेंसिल। पेंसिल कैसा है दोस्तों? सिंगुलर है। अब जब पेंसिल सिंगुलर है, हम बता रहे हैं यह उसके पास दूसरी पेंसिल है, तो पेंसिल सिंगुलर है, तो दूसरी पेंसिल जो है, तो दूसरे शब्द के लिए हम अदर का प्रयोग न करके अनदर प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर नाउन के आगे अनदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तब हम जैसे दूसरे नाम के शब्द का इस्तेमाल करेंगे तब हम बोलेंगे अनदर पेंसिल। पर जब हम पे लिखा है पेंसिल्स, यानी प्लूरल है, पेंसिल्स क्या है? प्लूरल है, तब उसके आगे अनदर का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ये लिखा है ही हैव अनदर पेंसिल्स, अब यहाँ प्लूरल हो गया फॉर्म नाउन का पेंसिल्स, इसके आगे आने वाला शब्द अनदर बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये हम अनदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अदर का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ अदर पेंसिल, ही हैव अदर पेंसिल्स, ये एकदम क्या हो जाएगा? सही वाक्य हो जाएगा। जब हम पेंसिल यहाँ पे लिख रहे हैं तब अदर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पेंसिल लिखा है, ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके आगे क्या आना चाहिए था? अनदर आना चाहिए था। अनदर को सिंगुलर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि अदर को। तो अगर ये सिंगुलर है, इसके सामने अनदर आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या लिखा है? अदर, इसलिए ये गलत होगा। पेंसिल्स के आगे अदर आना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है? प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के आगे क्या आता है? अदर आता है, तो ये एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ही हैज़ अनदर पेंसिल, यानी ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के आगे हम अनदर का प्रयोग करते हैं, ये एकदम सही है। और पेंसिल्स, यानी ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल के आगे अनदर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदर का इस्तेमाल करेंगे। अदर किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। आप एक बार इसको देखिए, ध्यान से समझिए, आपको एकदम सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम दो वर्ड्स को और देखेंगे, एक है ईच और एक है एवरी। इनके साथ क्या खेल होता है वो हम समझेंगे।
देखिए ये बहुत अच्छे शब्द हैं और आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिल ही जाता है। देखिए ईच एंड एवरी, ये ऐसे वर्ड्स हैं, कब इसके साथ हमें सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है वो देखेंगे। समझिए, ईच वर्ड या आ रहा है, इसका मतलब है और, मतलब या तो ईच है या एवरी है। इसके बाद जो नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू पार्क, ईच या फिर एवरी, कोई भी एक वर्ड का इस्तेमाल करिए। ईच स्टूडेंट इज गोइंग टू पार्क, अगर ईच के जस्ट बाद नाउन आ रहा है, इसके जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स तो नहीं लिखा मैंने, सिर्फ स्टूडेंट है, ईच लिखा है या फिर एवरी लिखा है, इसके बाद अगर नाउन आएगा तो वो सिंगुलर ही आएगा। ये सिंगुलर नाउन लिखा है स्टूडेंट, ये एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट। पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एस लगा दिया, प्लूरल फॉर्म है। ईच आएगा या फिर एवरी आएगा, इसके बाद हमें क्या बताया है कि इस नाउन का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगा, पर यहाँ पे हमने प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल कर दिया, इसलिए ये वाली सेंटेंस क्या हो जाएगी, और रॉन्ग हो जाएगी। पर ईच एंड एवरी वर्ड के साथ, परंतु क्या होगा, ईच के साथ प्लूरल फॉर्म भी आ जाएगा नाउन का। देखिए कब, ईच के बाद हमने क्या देखा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू पार्क, ये राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ईच के जस्ट बाद जो नाउन आने वाला है वो कौन सा है, एस नहीं लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा। पर जब ईच ऑफ आ जाए, ईच के बाद ऑफ, ईच के बाद जब ऑफ आ जाए तब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल का, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द पार्क, तब ये एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परंतु ईच ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू पार्क, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू पार्क, अभी ऑफ लगा है, ऑफ अगर लगा हो ईच के बाद में तो हमें क्या करना है, नाउन को प्लूरल फॉर्म में ही बनाना है। प्लूरल फॉर्म अगर नहीं दिया ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, तब हम क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगी सेंटेंस। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखेंगे, ईच के अगर जस्ट बाद नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर होगा, और ईच के बाद ऑफ आ रहा है तो उसके बाद जो नाउन आने वाला है वो क्या होगा, प्लूरल होगा दोस्तों। और अगर ईच के जस्ट बाद नाउन आ रहा है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये बात ध्यान रखना है, इससे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो हमेशा प्लूरल रहते हैं दोस्तों, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। जैसे पीपल, अब अगर हम वर्ड पीपल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीपल वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। कैटल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल होगा। पुलिस भी हमेशा प्लूरल होती है, और रिचेस यानी अमीर लोग, अमीर, तो वो भी क्या, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द पीपल आर गोइंग, यानी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। इसलिए इसके आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग होगा, द का होगा, पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा इसके आगे। और पीपल आर गोइंग, यहाँ पे इसका प्रयोग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, और आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग, सेम इसके लिए है, कैटल है, प्लूरल फॉर्म होता है, कैटल हमेशा प्लूरल लिया जाता है, इसलिए इसके आगे ए या एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में इस या इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। द पुलिस आर कमिंग, पुलिस क्या होती है दोस्तों, अब हम सोचते हैं कि पुलिस आ गई, नॉर्मल हिंदी भाषा में अपन ऐसे ही प्रयोग करते हैं कि पुलिस आ गई। अब पुलिस आ गई तो हम सोचते हैं वो एक सिंगुलर चीज़ है, पुलिस आ गई एक चीज़ है, पर पुलिस क्या होती है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म होता है, इसलिए पुलिस के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पुलिस के आगे ए या एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ द का प्रयोग होगा। क्लियर है दोस्तों। अब हमारा ये जो नाउन का लेक्चर है वो दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउन में से जो हम ना एक टॉपिक पढ़ना चाहते थे वो हमने पढ़ लिया है, नाउन के टाइप्स और कुछ ज़रूरी नाउन्स, कब कहाँ पे कौन सा आर्टिकल किस नाउन के साथ इस्तेमाल करना है, कौन सा नाउन प्लूरल है कौन सा नहीं है, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन देख लिए, प्लूरल सिंगुलर नाउन देख लिए। अब हम नाउन को देखेंगे जेंडर के आधार पर, जैसे नाउन्स में कौन से जेंडर्स होते हैं। जैसे आपने जेंडर समझे होंगे, हिंदी में अपने लोग पढ़ते हैं, जैसे पुरुष, स्त्रीलिंग, इसी प्रकार से नाउन में कितने जेंडर होते हैं इंग्लिश में, वो हम अभी देखने वाले हैं। अब हम नाउन को पढ़ेंगे जेंडर के आधार पर। जेंडर आप समझते हैं दोस्तों, लिंग, हिंदी में हम लिंग बोलते हैं इसको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में 3 लिंग आपने पढ़े होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पर क्या होता है दोस्तों, जब इंग्लिश में हम जेंडर पढ़ते हैं तो ये 4 तरह के जेंडर होते हैं। सबसे पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन आप समझते हैं पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग जो जेंडर होता है फेमिनाइन जेंडर वो होता है फेमिनाइन जेंडर। और एक होता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग में आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें जिनका कोई लिंग होता ही नहीं, ना तो वो पुल्लिंग में आती हैं ना वो वस्तुएं किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। जैसे कि चीज़ें,
कुछ निर्जीव वस्तुएं, आप समझिए निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, इनका कोई भी जेंडर नहीं होता। जैसे पेन, पेंसिल, इनका कोई जेंडर नहीं है। जब हम इनका प्रयोग करते हैं तब हम लिखते हैं ही, इट इज़ अ पेंसिल, तो इट ना तो ही में आ रहा ना शी में आ रहा है, इट इज़ अ पेंसिल। इट इज़ अ पेंसिल इसका मतलब ये है कि वो क्या है, एक नपुंसक लिंग में आ जाता है, न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है, इसलिए हम उसके सामने इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जब कोई वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात होती है, कीड़े मकोड़ों के बारे में जब बात होती है, तब उनके साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। और वो कौन से जेंडर में आ जाते हैं दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर में। जैसे पेन, पेंसिल, इनका कोई भी जेंडर नहीं होता। और एक और होता है जेंडर, कॉमन जेंडर, जो कि हिंदी की जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो कॉमन जेंडर उसमें जनरली हमें नहीं मिलता देखने को, पर इंग्लिश में हम कॉमन जेंडर को भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा जेंडर होता है जो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है वो कौन है। जैसे चाइल्ड, जैसे एक बच्चा है, अब उस बच्चे के बारे में हमको ये पता नहीं होता है कि वो बच्चा है या वो बच्ची है, सिंपल सी बात है, तब हम चाइल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉमन जेंडर में आएगा, क्योंकि चाइल्ड तो एक चाइल्ड है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बच्चा बच्ची भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एलिफेंट, अब एलिफेंट है, वो मादा एलिफेंट भी हो सकती है, नर एलिफेंट भी हो सकता है दोस्तों। स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। और प्लेयर्स जैसे होते हैं खिलाड़ी, अब खिलाड़ी भी क्या होते हैं, खिलाड़ियाँ, स्त्रियां भी खिलाड़ी हो सकती हैं और पुरुष भी खिलाड़ी हो सकते हैं, तब ये वाला जो जेंडर होगा वो कॉमन जेंडर में आ जाएगा। न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर में परेशान नहीं होना है दोस्तों। कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें दोनों जेंडर हो सकते हैं, और न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसमें कोई भी जेंडर नहीं होता। इसमें सामान्यतः कुछ वस्तुएं आती हैं, निर्जीव वस्तुएं, और कीड़े मकोड़े आते हैं, जैसे आंट, बटरफ्लाई, ये सब। अब हम आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को हम देखेंगे, समझेंगे। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो मैस्कुलाइन क्या होता है और उसका फीमेल वर्जन यानी फेमिनाइन उसका क्या होता है, उनके डिस्क्रिप्शन हम आपको देते हैं ब्लैक बोर्ड। अब हमने दोस्तों नाउन अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और आगे हम जो नाउन डिस्कस करेंगे वो भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों। और आपको ये नाउन जो हमने पढ़ाया है ये बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल सोच समझ के पढ़ाया है कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, यही ज़रूरी क्वेश्चंस थे जो हम आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़िए और बिल्कुल अच्छे से समझिए। अब मैं आपसे ये बात जानता हूँ कि जो इस समय मेरी वीडियो को देख रहा है उसने पूरी क्लास ली होगी, तभी वो इस वीडियो को देख पा रहा है। तो ये चीज़ जो मैं अब बोलने वाला हूँ पहले भी बोल सकता था, पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं चाहता जो पढ़ते नहीं हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको कोई भी डाउट इंग्लिश में आती है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी उसको देना चाहूँगा। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, ईजिली उसको मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शाक्य मयूर 1995, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इस आईडी पे, और जो भी आपके डाउट है इंग्लिश से संबंधित वो भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और जो लिंक है मेरी इंस्टाग्राम आईडी की वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर पसंद ना आए तो ना फॉलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे कमेंट भी कर सकते हैं, और प्यारे प्यारे कमेंट भी ईजिली आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय